नमस्कार। इंस्पायर इंटरैक्टिव्स की नई श्रृंखला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश के 5 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी तैयारी में जोर-शोर से लगी हुई हैं। माहौल काफ़ी कुछ वैसे ही है, जैसा आम तौर पर चुनाव के आसपास होता है, पर इस बार एक फ़र्क है और एक बहुत बड़ा फ़र्क है और वो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी का सबको चौंका देने वाला विमेन्स मैनिफेस्टो। एक नया इतिहास रचते हुए प्रियंका गांधी जी ने 40% सीटों पर महिला कैंडिडेट्स को टिकट देने का वादा किया और बहुत जल्दी उस पर अमल भी कर दिखाया। पूरे देश के लिए ये एक अनूठी पहल है। विमेन्स एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की ओर ये एक ऐसा ठोस कदम है जो पहले कभी किसी नेता ने नहीं उठाया है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की पुकार एक ऐसे सत्य को हमारे सामने ला खड़ा करती है जिसके महत्व को हम में से काफी लोग कुछ भूल सा चुके हैं। महिला शक्ति से रूबरू होते हुए हमने सोचा कि क्यों ना उन महिलाओं से बातचीत की जाए जिनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल चुका है और इस तरह जाने कुछ अपनी इन बहनों के बारे में। हमारे साथ इस सिलसिले में आज जुड़ी हैं प्रतिमा पाल सिरसागंज फिरोजाबाद से और मनोज दीक्षित बाहा आगरा से। प्रतिमा जी, मनोज जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकती हूँ आप लोग इस समय कितना व्यस्त हैं और उसके बावजूद आप हमारे साथ जुड़ी हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। AIPC यानी ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से मैं एक बार फिर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। प्रतिमा जी, मैं पहले आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप किस तरह इस मुकाम पे पहुंची। कुछ हमें अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताएं और फिर ये बताएं कि कैसे आपने अपनी जिंदगी के फैसले लिए और आज आप जहाँ पे हैं यहाँ तक का सफर आपने कैसे तय किया। प्रतिमा जी। मैं प्रतिमा पाल 99 सिरसागंज विधानसभा से आपके फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो यहाँ तक का सफर मेरा काफी कठिन रहा है। मैंने अपनी 17 साल की उम्र में राजनीति में पहला कदम रखा, बट एज फैक्टर देखते हुए मुझे कोई पद नहीं मिला। जब मैंने 18 कंप्लीट किया तो सबसे पहले मैंने अपना NSY से छात्र संघ चुनाव लड़ा जनता कॉलेज बकेवर इटावा से। उसके बाद मुझे महिला ब्लॉक अध्यक्ष महिला का बनाया गया आपके जिला इटावा से। तो वो उस समय में जब लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से बाहर नहीं जाती थी, उस समय मैं वहां से महिला ब्लॉक अध्यक्ष रही हूँ और कई मैंने लोगों के ऑब्जेक्शन भी झेले और लेकिन मैं अपने कभी मार्ग से पीछे नहीं हटी। कंटिन्यू मैं उस मार्ग पे चलती रही। मेरे फैमिली सपोर्ट, मेरे फादर एंड मदर काफी सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ती गई। फिर 2007 में मैंने यहाँ से अपना तैयारी की फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिकोहाबाद विधानसभा से। मैंने MLA की टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया, बट हो सकता भगवान को मंजूर नहीं, मुझे नहीं यहाँ से टिकट मिला। फिर मैंने एक अपना सफर जारी रखा एज ए जिला उपाध्यक्ष। मैंने यहाँ पर अपना संघर्ष जारी रखा। फिर मैंने 2012 में भी यहाँ से सिकोहाबाद विधानसभा से अपनी तैयारी की विधानसभा के लिए, बट वहां भी अलायंस में चला गया हमारा। तो अब इस समय 2017 में भी मैंने तैयारी की और अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन प्रियंका दीदी के आने से हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने हम पर भरोसा जताया और महिलाओं पर उम्मीद, मैं उनकी उम्मीदों पे शायद खरी उतरी हूँ और उन्होंने मुझ पर ये भरोसा दिखाया है कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। उन्होंने एक नारा दिया है और इसी पर मुझे उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया और आज दीदी की मार्गदर्शन में मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ 99 सिरसागंज विधानसभा से। ये हमारे लिए फर्स्ट मौका है। इससे पहले मैंने बस छात्र संघ चुनाव लड़ा और आज मैं सीधे यहाँ विधानसभा से तैयारी में लगी हुई हूँ, जो दीदी के मार्गदर्शन करने में मुझे मौका मिला है। दीदी के मार्गदर्शन में
तो यही मेरा सफर रहा है और ये सफर काफी ऑब्जेक्शन, कहते हैं गांव में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उस दौर में मैं आगे बढ़ के आई। एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। आज मैं यहाँ फिरोजाबाद बेशक शहर में रह रही हूँ, बट पूरा फैमिली सपोर्ट मिला। आज दीदी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं और आने वाले समय में मैं दीदी के हाथ को मजबूत करने का काम करूंगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये अपने आप में एक अंदर से स्फूर्ति पैदा करता है और मैं इसी पर चल रही हूँ कि हर महिला को जगाने की मुहिम छेड़ रखी है हमने भी अपने सिरसागंज विधानसभा में, कि हमें अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है। जी आने वाले समय में मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। मनोज जी, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी दीदी। आप बताएं अपना शुरुआती सफर और कैसे आप यहाँ तक पहुंची और आपकी जी अब तक की जर्नी कैसी रही। जी दीदी, महिलाओं के लिए राजनीति, जो कहते हैं ना, राजनीति ही तौर देखा जाता है, लेकिन मैंने राजनीति की दृष्टि से नहीं अपने आप को देखा। मैंने एक समाज सेवा के रूप में स्वीकार करते हुए ग्रामीण अंचल से रहने वाली हूँ मैं। मेरा परिचय है, मैं जिस ब्लॉक में रहती हूँ, मेरा ससुराल मायका वही है, ससुराल वही है, उसी ब्लॉक में जैतपुर पड़ता है। वहां विधानसभा 94 से मैं प्रत्याशी हूँ। रेजिडेंस मेरा नहटोली है। और अटल जी, जो कि आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से बनी, वो अटल जी का क्षेत्र है। दस्यु ग्रसित आज कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस गांव की मैं रहने वाली हूँ। मेरा 92 में मेरी शादी हुई। 93 से मेरे परिवार वालों ने, मेरे हस्बैंड नवोदय विद्यालय में पीएचडी लेक्चरर थे। ससुर मेरे एक किसान परिवार से थे। मुझे मेरे ससुर ने ही मुझे राजनीति करवाई। शादी होने के तुरंत ही बाद 1 साल के बाद जो मुंह चलाई चलता है गांव में, 1 साल 6 महीने बाद विदा चलती है। तो उसके बाद जब मुझे मेरे ससुर ने अपने साथ ले जाके इसमें उठाया, तो सबसे पहले मैं ब्लॉक की अध्यक्ष बनी। उसके बाद अध्यक्ष के बाद मैं चलती रही। फिर जब 2000 में मैं किशोर कल्याण बोर्ड की मजिस्ट्रेट राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। दीदी, मेरा संघर्ष और मेरा राजनीतिक जीवन मैं नहीं बताना चाहती। शायद मैं चाहती हूँ कि मैं ही दुखी रहूं, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि मेरी जैसी बहनें और भी संघर्ष कर रही हैं देहात में रह के, तो वो कभी निराश ना हो। अगर संघर्ष करेंगी तो एक न एक दिन उन्हें कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी और कामयाबी हासिल होगी। मैं दीदी अपने परिवार में 2 बड़ी थी और 2 मेरे भाई थे देवर, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप ने मुझे राजनीति ससुर ने करवाई। मैंने मेरे बच्चे हुए, मैंने बच्चे कभी नहीं देखे, आप विश्वास नहीं मानेंगी। जब डिलीवरी हुई, मात्र 3 दिन का पहला बेटा हुआ था और इलेक्शन एमएलसी के चले मुझे वहां दौड़ाया गया, मैं 3 दिन का बच्चा छोड़ के। और मैंने ऐसा प्रण किया। एक दिन मेरे ससुर ने कहा कि बहू, कोई बात नहीं, घूंघट मारे रहो। लेकिन बेटा, हमारे वृद्ध थे, उन्होंने कहा बेटा, हम ये चाहते हैं जिस जगह तुम बहू बन के आई हो, यहाँ एक छत्र राज चल रहा है। हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, गेंदालाल दीक्षित जी। तो ये मेरे पर बाबा थे। उन्होंने कहा यहाँ लड़ाई बाहुबली से रही है, और ऐसा कि वो कोई भी कास्ट रहे, राजा राजा कहलाते हैं। तो राजा के नीचे हम लोग स्वाभिमानी सम्मानी है। हम राजा उनको कहते हैं जिन्होंने देश के ऊपर बलिदान किया है, बलिदान बलिदान दिया है, उनके लिए हम राजा कहेंगे। लेकिन मेरे परिवार ने बेटा ऐसा किया। मैं चाहती हूँ, पापा बोले मेरे ससुर के, मैं चाहता हूँ बहू तुम घूंघट भी मारो, सम्मान करो सबका, लेकिन इस बाह का विकास करवाने के लिए और बाह को आजादी दिलवाने के लिए राजशाही घराना खत्म करके, क्योंकि राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो चुका है, अब जनता राजा महाराजा बनाती है, इसलिए ये बात दस्यु ग्रसित है, ये कलंक तुम्हें हटाना है। एक बात मुझे कहा, हमने सिर हिलाया, बात नहीं करती, सिर्फ हमें ससुर अपने साथ ले जाते थे, बैठ से चलते थे।
मैं उनके पीछे चलती, जब मीटिंगों में जाती तो वो बाहर बैठते और मैं अंदर मीटिंग करके फिर उस मैंने संघर्ष किया। लास्ट में वो समय आया कि दीदी कब तक घूंघट में रहूं। जब घूंघट खोल के बाहर मुझे स्पीच देना पड़ा तो मेरे ससुर को वो सामना करना पड़ा कि एक वक्त वो था कि ये कहा कि पता नहीं ये बहू को कहाँ रोज ले जाते हैं, क्या करते, दौर से गुजरे। तो एक दिन हमारे ससुर से कहा कि बहू, इतने गंदे शब्द से मुझे मेरे ससुर को जलील किया। तो पापा से हमने कहा, पापा अगर आपने उतारा है तो मुझे हौसला बढ़ाइएगा, मैं बहा को जरूर आजाद करवाने में अपना वो करूंगी, लेकिन पापा आप विचलित मत होना, अब आपने हमें आगे बढ़ाया है तो कठिनाइयों का सामना आपको, मेरे परिवार को करना पड़ेगा, मुझे ले चलो। मेरे दहेज में स्कूटर मिला था, मैंने स्कूटर से अपनी राजनीति शुरू की, लेकिन दिन रात एक करके फिर मैं कांग्रेस पार्टी की, जब मैं महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव बनी, वहां से मेरी किस्मत का और मेरे भविष्य का शायद कहते हैं ना कि वो एक सूरज सा मिलने लगा कि किरण एक खिल गई। मैंने संघर्ष, उससे पहले कोई पद से बस मंडल अध्यक्ष बनी थी, ब्लॉक अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। मनोज जी आप ये बताएं कि उसके अब जब आप अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं तो अब आप किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगी? दीदी आज उसी बात पे आ रही थी कि जिस दिन दीदी ने ये कहा, मैं जिलाध्यक्ष मेन बॉडी की अभी मैंने 4 महीने पहले इस्तीफा दिया है आगरा जिले से, मुझे दीदी ने बुला के और मुझे आज से 2 महीने पहले कहा, मनोज मैं तुम जैसी महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम विधानसभा चुनाव लड़ो, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा है, तुम्हें ये बुलंद करना। तो जैसे ही मैंने ये नारा, दीदी मैं विश्वास दिलाती हूँ, आज मेरा गुरुवार का व्रत है, जैसे ही सुना मेरे पूरे शरीर में इतना एकदम जोश आया। और जब उन्होंने कहा, मैंने कहा दीदी मैं इस काबिल कैसे कि नहीं, ये नारा तुम्हारा है मनोज, ये करके दिखाओ। तो मैं जेल में गई, मैं जेलों में रही, मेरे ऊपर आज की भी डेट में 15 मुकदमे हैं, धरने प्रदर्शन। आज मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं एक किसान की, गरीब परिवार की बेटी अगर अपने अंदर हिम्मत रखे, और आज हिम्मत में मुझे एक ताकत मिली जो दीदी ने दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत पे हम लोग आधी आबादी के होते हुए, जो मैं अन्य पार्टियों में लोगों को भी स्थान नहीं मिल रहा था, हमारी माननीय प्रियंका दीदी की वजह से अन्य पार्टियों की महिलाएं भी मुझे धन्यवाद दे रही है कि बहन कुछ भी हो, इस नारे से हमारी भी टिकट काटी जा रही थी तो आज बच गए हम लोग। तो मैंने कहा धन्यवाद दो, आज जहां से लड़ रही हूँ, लेकिन मेरी दीदी को धन्यवाद। ये तो आपने एक बहुत ही रोचक बात बताई कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की वजह से ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को टिकट मिल रहे हैं, दूसरी पार्टियों में भी मिल रहे हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर घर घर में, चाहे पार्टी कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हर जाति हर पार्टी की महिलाओं के अंदर अगर ये जोश आया है तो दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी नारे के साथ मैं अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ रही हूँ। और ऐसी जगह आज भी पत्रकारों ने कहा कि एक तरफ राज घराना है और एक तरफ आप छोटी सी किसान की बेटी, कैसे टक्कर लेंगी? मैंने कहा टक्कर वाली मैं नहीं हूँ, टक्कर तो जनता देगी, मैं तो एक जनता की सेवक हूँ, सेविका हूँ, वो मैं अपना काम कर रही हूँ। और रही राजशाही, तो ये तो अब राजा महाराजाओं का तो जमाना खत्म हो गया, जनता जानती है। अब ये जनता बताएगी कि राजशाही ठाट चलेगा कि ये लोकतंत्र है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना नाम बताने का अधिकार है, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, हम सब लोग एक हैं। प्रतिमा जी अब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप बताएं कि आप ये चुनाव कौन से मुद्दों को लेकर लड़ रही हैं और कौन से वो इश्यूज हैं जो कि आपको आपके माध्यम से दीदी अपने सिरसागंज 99 की जनता को बताना चाहूंगी कि हमारे सिरसागंज, यहाँ से ये मैं तीसरा चुनाव लड़ूंगी सिरसागंज से। जब से हमारी ये सिरसागंज विधानसभा बनी है, ये तीसरा चुनाव है जिसकी मैं यहाँ से इस समय प्रत्याशी हूँ। लेकिन 10 साल हो गए, 2 विधायक दे दिए सिरसागंज ने, आज भी हमारी सिरसागंज की जनता विकास के लिए तरस रही है। न तो 10 सालों में उसका कोई विकास हुआ, ना महिलाओं की किसी ने सम्मान की बात की, ना युवाओं को रोजगार देने की बात की, ना किसानों को, जबकि हमारे यहाँ 5 विधानसभा हैं जिसमें सबसे ज्यादा आलू की पैदावार हमारे सिरसागंज विधानसभा में होती है। लेकिन
आज भी हमारा आलू का किसान बेहताश है, गरीब है, मजबूर है। क्यों? सरकारें तो बनती हैं, विधायक तो बनते हैं, लेकिन वो क्षेत्र का विकास नहीं करते। ना कोई भी ऐसा काम किया है कि आलू के किसानों को कि ऐसी उन्हें कोई फैक्ट्री लगवाई जाए, उनका आलू यहाँ से डायरेक्ट निर्यात करवाया जाए। अगर थोड़ा छोटा छोटा मुनाफा उनको मिलता है, वो भी बीच के दलाल खा जाते हैं। ऐसी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में अपने सिरसागंज में सबसे पहले किसानों को पर्याप्त उनके फायदे के काम किए जाएं, जिससे उनको भी कुछ मुनाफा हो और किसान खुशहाल हो सके। दूसरी बात, न तो यहाँ पर इतनी रूरल एरिया से बच्चियां बाहर सिरसागंज पढ़ने आती हैं, रास्ते में ना तो उनके सुरक्षा के कोई साधन है, ना कोई इंतजाम है। छोटी छोटी पुलिस चौकियां होनी चाहिए ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि हमारा जो सिरसागंज क्षेत्र है एकदम बिखरा हुआ है। जो गांव है बहुत दूर दूर है सिरसागंज नगर से। तो लड़कियों के लिए सबसे पहले सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। आए दिन लड़कियों के साथ गलत घटनाएं होती हैं, जैसा कि आपने अभी देखा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे उन्नाव का आप ले लीजिए, हाथरस हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ले लीजिए। बच्चियों के साथ गलत कृत्य होते हैं, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी नेता यहाँ पर उनकी मदद के लिए नहीं आते हैं। आज हमारी प्रियंका दीदी उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। मैं दीदी के कदमों पर चलकर अपने सिरसागंज क्षेत्र की जनता की, महिलाओं की विकास और मान सम्मान की बात करूंगी, क्योंकि सबसे पहला मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा कि आने वाले समय में सिरसागंज की महिलाओं को मान और सम्मान मिले, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिले, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए कदम बढ़ाए जाएं, जिससे लड़कियां शिक्षित हो सकें। और आने वाले समय में किसानों को भी ऐसे मुकाम पर ऐसे रोजगार दिए जाए युवाओं को, जो हमारे यहाँ के युवा, मोस्टली हमारे यहाँ के युवा फिरोजाबाद कांच नगरी होते हुए बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ के युवा हमारा फिरोजाबाद जो शहर है, कांचों का शहर कहा जाता है, कांच की नगरी, यहाँ सुहाग नगरी, यानी चूड़ियां यहाँ बनती हैं। उसके बाद भी हमारे यहाँ के युवाओं के लिए पर्याप्त ऐसी कोई रोजगार के साधन नहीं है कि हमारे यहाँ का युवा बाहर जाता है। क्योंकि अब सारी फैक्ट्रियों में ऐसा चल रहा है कि जो उद्योगपति या वर्तमान सरकारें आ रही हैं, वो सिर्फ उन्हीं पे फोकस करती हैं और बाहर के लोगों को ला के यहाँ पर का वर्क देती है, लेकिन हमारा युवा बाहर जाने को मजबूर। जी जी, आप लोगों की ये बातें सुन के बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ मुझको, लेकिन जो भी हमारे दर्शक ये बाद में देखेंगे, खास करके जो लड़कियां, महिलाएं देखेंगी, उन लोगों के लिए कितना कुछ है यहाँ सीखने के लिए। कितना आप लोगों ने, कितने स्ट्रगल से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं और कितना जज्बा है आपके अंदर आज भी। मैं बस चलते चलते एक आखिरी सवाल आप दोनों जनों से ही पूछना चाहूंगी, और वो ये है कि पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है, किस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है? किस तरह जो ये हम लोग सुनते हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं कि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत विकास हुआ है, क्या ये सब सच है? और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की छवि पहले से बेहतर है या पहले से बदतर है? क्या विचार है आपका इस बारे में, प्रतिमा जी? सबसे पहले तो मैं दीदी आपको आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश कहा जाता था जब हमारी 89 में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद से हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां आई, उन्होंने शासन किया, समय बदलता गया, सरकारें भी बदलती गई, सपा बसपा भाजपा यही दौर चलता रहा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर उन्हें मिला तो सिर्फ ठेंगा। कांग्रेस के शासन काल में यहाँ पर कई फैक्ट्रियां लगाई गई। एक पातागेल दिव्यापुर में जो प्लांट यहाँ स्थापित हुआ था, उससे कई लोगों को रोजगार मिला था। कई ऐसी योजनाएं लाई गई। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टियों ने सिर्फ दूसरे के वर्क पर, यानी कि हमारी सरकारों के वर्क पर अपने फीते काटने का काम किया। आज भी हमारे जिले में कई ऐसे काम जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने करवाए थे, उस पर गुब्बारे फुला के फीता तो काटना जानते हैं, सरकारों की, कांग्रेस की बुराई करना तो जानते हैं, बट काम करना नहीं जानते। आज उत्तर प्रदेश में अराजकता इतनी फैल गई है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित हैं।
कई किसानों की मौतें भी हुई खाद को लेकर, कई ऑन द स्पॉट खड़े खड़े लाइनों में हार्ट अटैक से मरे हैं कई किसान हमारे यहाँ, लेकिन सरकारों की नजर उन पर नहीं गई है। आज भी काला बाजारी खादों की हो रही है, किसान खाद के लिए दर बदर भटक रहा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का हाल है। महिलाओं के साथ आए दिन गलत घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ अब क्या कहते हैं इतना घटिया कृत्य किए जाते हैं, और उनके हमारे वर्तमान सरकार के नेता भी छीटा कसी कसने से बाज नहीं आते हैं। अगर महिलाओं का शोषण हुआ है तो इसी ड्यूरेशन में हुआ है। इन 32 सालों में सिर्फ महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का शोषण होने के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं हुआ है। कहते हैं उत्तम प्रदेश, उत्तम था लेकिन अब उत्तम नहीं रहा। हमारी जनता बदलाव की ओर देख रही है, कांग्रेस की ओर देख रही है। हमने भी कमर कस ली है। आने वाले समय में 2 लाइनों में मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो सिरसागंज विधानसभा की सीट है, सबकी नजर इसी पर है। ये इटावा से बिल्कुल टच में रहती है, 3 जिले इससे जुड़े हुए हैं, इटावा, एटा, मैनपुरी आपका। तो यहाँ पर जो नजर है सैफी परिवार की, किसी को मानते हैं कि अगर हमने इस पे कब्जा कर लिया तो हमारी 5 सीटों पर कब्जा हो गया। तो हमें भी इतना कम ना आके, हम हिंद की है नारियां जलती है चिंगारियां, हम हिंद की है नारियां जलती है चिंगारियां, समझे ना हमें कोई फूलों की क्यारियां। हम मचल उठेंगी एक साथ बन के आंधियां, हम मचल उठेंगी एक साथ बन के आंधियां, हम हिंद की है नारियां, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ। इसी पर हमें काम करना है और अपने सिरसागंज का विकास करना है। जी बहुत मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आप हमें बताएंगी कि आपको क्या लगता है पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें हुई हैं, नहीं हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, आपको क्या लगता है? जनता देहातों में तो बिल्कुल दीदी मन बना चुकी है कि किस वक्त हम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब दें। तो वो समय आ चुका है। जैसा कि हम लोग जा रहे हैं गांव में, किसान तो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि बेटा हम लोग तो सब बैठे थे बाहर जो हो रहे थे कि पार्टी तो एक ही थी, जो कांग्रेस जिसने कहा था वो करके दिखाया। इस सरकार में तो अब हम आपसे खुल के अपने मन की बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने बुराई की भाजपा की तो हमारे पास, किसानों के पास पैसा नहीं है, वो झूठी मुकदमों में हमें अंदर और बंद करवा देंगे। इसलिए आप तो जल्दी से वो 10 तारीख ले आओ, तो जल्दी से हम लोग गांव में बटन दबा दें और कांग्रेस को अपनी को लेके आए। इस तरीके से हम लोगों को जो प्यार दुलार घरों में मिल रहा है, तो हमने उनसे कहा कि वो दिन दूर नहीं, लेकिन संघर्ष। बोले कि अरे इस भाजपा, हमको कुछ कहना भी नहीं पड़ता, लोग हमें ही और समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। कांग्रेस ने तो वो किया है कि ये बेचने का काम भाजपा कर रही है, इसने तो कुछ भी नहीं किया। तो दीदी बड़ा आनंद आता है उनकी बात ये सुन के, लेकिन ये बात तय है कि इस बार परिवर्तन अति आवश्यक है और हो भी रहा है। क्योंकि आज जो देख रहे हैं कि जो जैसा कि योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 4 दिन पहले भाजपा के जो विधायक हैं उनके राइट हैंड, उन्होंने एक बेटी के साथ रेप की घटना की। आप यकीन मानिए दीदी, अगर कांग्रेस पार्टी यानी हम सब लोग आवाज नहीं उठाते, मैं उठाती नहीं, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। हम लोग ने सड़कों पर आवाज उठाई, उस पूर्व ब्लॉक प्रमुख को आज जेल में डलवा दिया। तो कहने का मतलब ये सब लोग देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ क्या दुर्दशाएं हो रही हैं और कोई न्याय नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात है कि अगर कहो तो कहो किससे, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन के पास जाए पीड़ित परिवार तो उसको ही और दबा दिया जाता है, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता है कि वो ये कहता है कि अगर पुलिस की बात हमने नहीं मानी, राजीनामा नहीं किया तो हमारे ऊपर और मुकदमा लग जाएंगे। तो कहने का मतलब पुलिस प्रशासन सब सत्ता के सहारे चल रहा है। किसानों की इतनी बुरी हालत है कि हम लोगों ने सोसाइटियों पे ताले डाले तब किसानों को खा। तो यानी हर वर्ग मन बनाए बैठा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने जो कहा था वो किया है और उसी पर आस लगाए हैं। तो हम लोग भी यही भरोसा दिला रहे हैं कि अगर दीदी ने हमको उतारा है और हम जैसी महिलाओं को, तो आप जैसे गरीब किसान की बेटी हूँ। और हमारे यहाँ तो एक ही नारा दीदी बुलंद है वहां में कि जितने भी विधायक बने सब आग्रह रहते हैं
तो बस 5 रुपए वाला विधायक चाहिए, 5 रुपए में किराए पे पहुंचोगे, या 500 वाला विधायक। तो हर जगह नारा बन गया है कि 5 रुपए वाली विधायक हमें चाहिए, जो आ गई हमारे लोगों के बीच में। तो मैं चाहती हूँ कि दीदी का ये सपना पूरा करें। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और लड़के अपने देश का और प्रदेश का सम्मान बचाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी। आप लोगों की बातें सुन के इतना मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और बिल्कुल मैं सच बताऊं, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं फिरोजाबाद और बाहा पहुंच जाऊं और देखूं वहां पे आप लोगों का किस तरह से प्रचार चल रहा है। तो हमारी बहुत बस यही करती रहे। आप अगर यही दिखाती रहेंगी और हमारी बहनें देखेंगी और ये देश देखेगा, तो देखना इसमें भी हमें दूनी ताकत मिलेगी। बिल्कुल। तो में तो सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारी और बातें करने की इच्छा है, लेकिन आप लोगों के पास भी समय कम है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, लेकिन मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी पहली मुलाकात तो है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। और जब आप लोग ये चुनाव जीत के वापस आएंगे, तो उसके बाद हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और फिर से हम लोग दीदी को मिठाई खिलाने आएंगे। बिल्कुल, मैं खुद आऊंगी। धन्यवाद, नमस्ते। मैं खुद आऊंगी। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और बहुत हम लोग आप लोगों ने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम।